और उत्तराखंड की खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। श्री विजय राजभर जी, संजय जायसवाल जी, ज्ञानेंद्र सिंह जी, संगीता यादव जी, नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती अलका सिंह जी, पूर्व विधायक श्री रविंद्र प्रताप मौल जी, नीरज शाही जी, प्रमोद सिंह जी और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही यहां की जनता जनार्दन, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान देश के अंदर बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है और राज्यों के अंदर जो कुछ विधानसभा सीटें खाली हुई थी उन पर उपचुनाव होना है। उत्तर प्रदेश के अंदर 7 ऐसी सीटों पर उपचुनाव वर्तमान में चल रहे हैं जहां पर या तो विधायक के द्वारा इस्तीफा दिया गया या दुखद मृत्यु के कारण वह सीट खाली हुई। ऐसी 7 सीटों पर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं। देवरिया की सीट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे और विधायक रहे स्वर्गीय जन्मेजय सिंह जी के कारण, उनकी दुखद मृत्यु के कारण खाली हुई और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने एक सामान्य कार्यकर्ता को यहां पर प्रत्याशी बना करके आपके बीच में लेकर के आई है और आप सबसे अपील करने के लिए आप विशेष रूप से मैं और प्रदेश अध्यक्ष जी आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि देश के अंदर जातिवाद और वंशवाद की राजनीति को समाप्त करके विकास की धुरी के साथ जोड़ने के लिए गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को और समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ने के लिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुआ, आज उसी अभियान में आप सबको जोड़ने के लिए एक बार फिर से आपका आह्वान करने के लिए हम लोग देवरिया में आपका आह्वान करने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, मैं पिछले दिनों देवरिया आया था और जब मैं उस समय देवरिया आया था तो उससे पहले ही देवरिया के विकास से जुड़ी हुई अनेक योजनाओं को हम लोगों ने लागू किया। यद्यपि कोरोना कालखंड के दौरान जब हर व्यक्ति अपना बचाव करने में लगा हुआ था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, उस समय हम लोगों के मंत्रीगण, विधायकगण, पदाधिकारीगण जनता की सेवा के साथ जुड़ करके कार्य कर रहे थे और मैं जब देवरिया आया था तब मैंने स्वयं शाही जी से भी कहा था कि यहाँ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके लोगों को राहत कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ सके, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है और स्वयं की परवाह किए बगैर हमारे माननीय सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण, पदाधिकारीगण जनता जनार्दन की सेवा के साथ जुड़े रहे और बाढ़ से उन्हें राहत देने में अपना योगदान देते रहे। भाइयों बहनों, राजनीति हमारे लिए सेवा का एक माध्यम है और जनता की सेवा करना और अगर सत्ता है तो सत्ता को लोक कल्याण के लिए समर्पित करने के साथ साथ हर एक नागरिक को सुरक्षा का माध्यम बनाना, इसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाया है। हमारे लिए पूरा देश एक परिवार है। बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं उन लोगों तक पहुंचाना
इसे हम लोग अपना राजनीतिक दायित्व मानते हैं। लेकिन आपने कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, तमाम अन्य राजनीतिक दलों को देखा होगा, उनके लिए परिवार ही देश है, परिवार ही समाज है और परिवार के बाहर दृष्टि उनकी नहीं जा सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। एक सामान्य कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है और प्रधानमंत्री भी बन सकता है। केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो 2014 में जब प्रधानमंत्री के पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिषेक होता है, इस देश की जनता जनार्दन ने मोदी जी को अपना समर्थन और सहयोग दिया और वे प्रधानमंत्री बनते हैं। तब उन्होंने कहा था, मैं इस देश की राजनीति की धुरी को बदलूंगा। जो देश की योजनाओं का लाभ परिवार को, जाति को, मत और मजहब के आधार पर देने की एक कुत्सित मंशा 1947 के बाद से कांग्रेस ने और आज के विपक्षी दलों की सरकारें जब थी तब उन्होंने प्रारंभ की थी। उस धुरी को बदलने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। उन्होंने कहा नहीं, इसका लाभ गरीब को मिलना चाहिए, इसका लाभ किसान को मिलना चाहिए, इसका लाभ गांवों में जाना चाहिए, इसका लाभ नौजवानों को मिलना चाहिए और योजनाओं का सही हकदार तो समाज का प्रत्येक तबके का हर नागरिक इसका हकदार है। इसमें हम विकास सबका करेंगे लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे, विकास सबका। और तभी उन्होंने मंत्र दिया था सबका साथ सबके विकास का। आपने देखा होगा, सामान्य रूप से तो कार्य हो ही रहा था। जब दुनिया कोरोना से अपने आप को बचाव कर रही थी तब प्रधानमंत्री मोदी जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के जो लोग अन्य राज्यों में रह रहे थे, महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, क्या हाल हो रहे थे वहां पे, कोई पूछ नहीं रहा था। और उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वह कोटा से अपने छात्रों को सुरक्षित वापस लाने का कार्य हो रहा हो या प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों को सुरक्षित उनके घरों को भेजने का कार्य रहा हो या प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य रहा हो, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने एक एक व्यक्ति को सुरक्षित घरों तक पहुंचाने का कार्य किया। हमने उनके लिए राशन की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की और उत्तर प्रदेश के कामगार और श्रमिकों के साथ ही बिहार, बंगाल, झारखंड और अन्य राज्यों के लोगों को भी राहत देने का कार्य करने का कार्य किया गया। ये कार्य इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे लिए तो जनता जनार्दन की सेवा केवल चुनाव का माध्यम नहीं, बल्कि आपदा आएगी तो आपदा से भिड़ते हुए भी हम अपनी जनता की सेवा करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे। इस लक्ष्य को लेकर के हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया था। आपने देखा होगा, हर एक गरीब को राशन दिया गया, हर एक प्रवासी कामगार को राशन के साथ साथ भरण पोषण भत्ता दिया गया, हर एक पटरी व्यवसायी को भरण पोषण भत्ता दिया गया, पल्लेदार कूली को भरण पोषण भत्ता दिया गया और साथ साथ महिलाओं के जनधन अकाउंट में 500 रुपए हर महीने देने की व्यवस्था की गई। किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि देने का कार्य किया गया। उज्ज्वला योजना में जितने भी लाभार्थी थे उनको निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया और वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और विधवा महिला पेंशन धारकों को 1000 रुपए के साथ साथ अग्रिम पेंशन की राशि भी उनके अकाउंट में देने का कार्य किया गया था। भाइयों बहनों, ये कार्य सफलता पूर्वक करने के बाद आज आप देश के अंदर देख रहे होंगे सबसे बड़ी आबादी का राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। उत्तर प्रदेश की जितनी आबादी है किसी भी अन्य राज्य की आबादी उसकी आधी आती है, लेकिन उस सब के बावजूद कोरोना में सबसे अच्छा परिणाम भी
उत्तर प्रदेश ने दिया है आप सबके आशीर्वाद और आप सबके सहयोग से। हम लोगों ने दिन रात एक किया। हमने कहा हमारी जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम बीमारी से भी बचाएंगे, लेकिन साथ साथ राहत का कार्य भी उसी मुस्तैदी के साथ करेंगे। मैं इस अवसर पर प्रशासन ने, कोरोना वॉरियर्स ने सेवा की जो मिसाल प्रस्तुत की उसका स्वागत करता हूं। संगठन के कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन को लक्ष्य लेकर के जो अभियान चलाया, मैं इसका अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर भाइयों बहनों, मैं वही एहसास कराने के लिए आपके पास आया है। ये कार्य केवल कोरोना के दौरान नहीं हुआ, इससे पहले आप याद करिए, देवरिया की पहचान देवभूमि के रूप में होती है। पूज्य बाबा महर्षि देवरा बाबा की पावन साधना स्थली रही है। उनके नाम पे कोई स्थान नहीं था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में उनके आश्रम में कब्जा करने का प्रयास हुआ था और बाबा को यहां से देव वृंदावन जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन आज देवराहा बाबा के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण हम लोगों ने देवरिया में किया है। अगले साल से यहां प्रवेश भी प्रारंभ होंगे। यहां के नौजवानों को, देवरिया कुशीनगर के नौजवानों को देवरिया में ही मेडिकल में प्रवेश मिलेगा और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली या किसी अन्य शहर में जाने की बजाय देवरिया में ही लोगों को स्वास्थ्य की विशेषज्ञ सेवाएं देवरिया में ही प्राप्त होती भी दिखाई देंगी। देवरिया में यहां पर तमाम लोग ऐसे होंगे, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का महान क्रांतिकारी शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के नाम पर मेरे साथ बार बार प्रजापति समुदाय के लोग मुझे इस बात को कहते थे, स्मारक बनना चाहिए। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण बार बार इस बात को कहते थे और भाइयों बहनों, उसको हमने अपनी स्वीकृति दी। यहां पर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी का भव्य स्मारक बनने जा रहा है। माटी कड़ा। तो सीएम योगी को सुन रहे थे आप, जो देवरिया में रैली को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर उपचुनाव होना है। सीएम योगी अपने संबोधन में बता रहे हैं कि सरकार कैसे समाज के हर तबके को साथ लेकर विकास का काम कर रही है और आगे भी इसी दिशा में सरकार काम करती रहेगी। और चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। देहरादून से एक बड़ी खबर है। जन्मदिन के मौके पर हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री से मेरी कोई खटपट नहीं है, ये कहा है हरक सिंह रावत ने। मैं मुद्दों पर सही बात कहता हूं और करता हूं, मुझसे एक बार बात कर लेते तो ठीक होता, ये भी कहा हरक सिंह रावत ने। मैं भी राजनीति, उम्र और मंत्री के तौर पर बूढ़ा मंत्री हूं। सीएम से कहा कि सलाह ली जाती तो बेहतर होता। मुख्यमंत्री से पूछा कि आपकी मुझसे कोई नाराजगी है क्या? मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं जो हरक सिंह रावत ने अपने जन्मदिन के मौके पर कही हैं। जो व्यक्ति मंत्री हो तो वो उस दृष्टिकोण से भी आप बूढ़े मंत्री कह सकते हो। तो उस दृष्टिकोण से अगर सलाह ली जाए, बातचीत की जाए तो बेहतर होता है। तो मैंने कहा आप मुझसे पूछ लेते, आप किसी को बनाना चाहते थे बिल्कुल बनाते, मैं खुद ही रिजाइन कर लेता। तो वो इशू है, लेकिन इसके कारण कोई लड़ाई नहीं है। उत्तराखंड भवन एवं कर्मकार बोर्ड पर चल रहे हरक सिंह और सरकार के विवाद पर आज उत्तरकाशी पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विवाद पर कहा है कि हरक सिंह रावत और मुख्यमंत्री के बीच बैठक हुई है और अब ऐसा प्रतीत होता है कि मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। कल ही मुख्यमंत्री जी के और हमारे उनके श्रम मंत्री जी की बैठक हो गई है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। और इस बीच कर्मकार कल्याण बोर्ड केस में नया मोड़ भी आ गया है। बोर्ड ऑफिस से कुछ अहम फाइलें गायब हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बोर्ड के खातों से बड़े ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी गई है। साइकिल टूल किट खरीद में गड़बड़ी की आशंका के चलते ये रोक लगाई गई है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में परेड का आयोजन किया गया। परेड में मुख्य तौर पर पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाते हुए सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि प्रदेश में शराब, भूमाफिया और खनन माफियाओं को पनपने नहीं देंगे। भ्रष्टाचार हो, चाहे
माफिया तंत्रों को, इस अवैध नशे से जुड़ा हुआ कारोबार हो, खनन की गतिविधियां हैं, अन्य जो सामाजिक कुरीतियां हैं, समाज को तोड़ने का जो लोग प्रयास करते हैं, उनके साथ एकजुट होकर सज्जन समाज को लड़ने की आवश्यकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि भारत के राजनीतिज्ञ एकीकरण में लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। देहरादून की इंदिरा मार्केट में प्रीतम सिंह के साथ तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद थे। वहीं प्रीतम सिंह ने सरदार पटेल को भी पुष्प अर्पित किए। विधायक महेश नेगी यौन उत्पीड़न मामले में बैकफुट पर आ गया है बीजेपी संगठन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा है कि जांच कमेटी बनाने का फैसला फिलहाल टाल दिया गया है क्योंकि मामले की सरकारी जांच चल रही है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि महेश नेगी केस को दफन करना चाहती है सरकार। सरकारी जांच चल रही है उसमें, तो उसमें अब हमारी कमेटी क्या करेगी, तो इसलिए उसको अभी पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि हमारा विधायक की कमेटी बनाए चाहे पदाधिकारियों की कमेटी बनाए, उसमें क्या जांच करेंगे, वो उससे ही तो बात करेंगे। तो सरकारी एजेंसी जांच कर रही है, उसके जांच में जो निर्णय होगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। अब आज उन्होंने कहा कि साहब किसी कमेटी की जरूरत नहीं है, जांच हो रही है, तो क्या उन्हें पहले पता नहीं था? विधायक जी के प्रकरण को भी ले जाकर के पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में गवर्नेंस के मामले में उत्तराखंड 3 निचले राज्यों में एक है। छोटे राज्यों की कैटेगरी में गोवा ने टॉप किया है, तो गवर्नेंस के मामले में उत्तराखंड हिमाचल और मेघालय से भी पीछे है। इसी गवर्नेंस इंडेक्स में उत्तराखंड से नीचे सिर्फ मणिपुर और दिल्ली है। हर साल ये इंडेक्स जारी किया जाता है जिसमें अलग अलग कैटेगरी होती हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और एक बड़ी खबर रुद्रपुर से, जहां पर पुलिस टीम पर फायरिंग हुई है। गद्दरपुर में पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग हुई है। गश्त कर रही थी पुलिस की टीम जब फायरिंग की गई उसके ऊपर। यूपी के रामपुर के रहने वाले हैं बदमाश, ये जानकारी मिली है। बड़ी खबर हम आपको रुद्रपुर से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग की है। गश्त के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।